शिशीजिमा जापान का एक जजीरा है जो मैनलैंड जापान से तकरीबन 980 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। 35 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर मुश्तमिल इस जजीरा की आबादी 2000 नफूस पर मुश्तमिल है। लेकिन आज पुरम नजर आने वाला ये जजीरा दूसरी जंग अजीम में न सिर्फ एक खून आलूद और तबाहकुंदान जंग था, बल्कि एक ऐसा खौफनाक राज अपने सीने में छुपाए हुए था जिसकी याद अमरीकी फौज के लिए हमेशा एक डरावने ख्वाब की मानंद रहेगी। जुलाई 1944 जापान के खिलाफ अमेरिका की फुल स्केल जंग अपने उरूज पर थी और जापान को एक के बाद एक महाज पर शिकस्त का सामना था। जज़ीरा शिशीजिमा पर जापानी फौज ने अपनी कुछ मजबूत तरीन अस्करी तनसीबात बशमूल 2 रेडियो टावर्स कायम कर रखी थी और ये जजीरा स्ट्रेटेजिक एतबार से जापान के लिए बहुत अहम था। जापानियों की कम्युनिकेशन लाइंस तबाह करने के लिए अमरीकी अफवाज ने इस जजीरे पर मौजूद दोनों रेडियो टावर्स को बमबारी करके तबाह कर देने का फैसला कर लिया। लेकिन इस पूरे जजीरा के चप्पे चप्पे पर जापानियों ने तैयारा शिकन गन्स का जाल बिछा रखा था। जजीरा की फजाओं में पहुंचकर मतलूबा हदफ पर बम गिरा पाना तो दरकनार, जजीरे के कुर्ब फटक पाना भी किसी दुश्मन जहाज के लिए आसान न था। लेकिन तमाम खतरात के बावजूद अमेरिका ने बहरुल काहिल में तैनात अपने तैयारा बरदार बहरी जहाज़ों से अपने जदीद जंगी तैयारों के स्क्वाड्रन्स को शिशीजिमा पर बमबारी के लिए भेजने का आगाज कर दिया। लेकिन जबरदस्त जापानी मुजाहमत ने अमेरिकी हमले का रुख मोड़ दिया और कई तैयारों से हाथ धो बैठने के बाद अमेरिका ने हमला चंद दिन के लिए मुलतवी कर दिया। 2 माह तक अमरीकी अफवाज बार बार शिशीजिमा के टावर्स को तबाह करने के लिए फिजाई हमले करती रहे, मगर हर मर्तबा उन्हें कई तैयारों और पायलट्स का नुकसान सहना पड़ रहा था। सितंबर 1944 में अमरीकी फिजाइया ऐसा ही एक ताज़ा हमला करने जा रही थी। इस हमले में 15 अमरीकी अवेंजर तैयारे हिस्सा ले रहे थे, जिन्होंने अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस सैन जसिंटो से परवाज की थी। इन तैयारों के पायलट्स में एक 20 साला पायलट जॉर्ज भी शामिल था, जो कि इस वक्त अमेरिका बहरिया के सभी पायलट्स में सबसे कम उम्र था। हमले की सुबह जॉर्ज अपने रेडियो ऑपरेटर डील और जहाज किडनर टेड के साथ जहाज में सवार हुआ ग्रुप के बाकी तैयारों समेत शिशीजिमा की तरफ रवाना हो गया। जापानी तैयारा शिकन गन्स से बचने के लिए वो सब 8000 फुट बुलंदी पे परवाज कर रहे थे ताकि वो इनकी हद नज़र से बाहर रहे। लेकिन हदफ के करीब पहुंचकर बम गिराने के लिए जॉर्ज को अपना तैयारा कम बुलंदी पर लाना ही था। उसने एक खतरनाक गोता लगाते हुए तैयारे को ठीक एक रेडियो टावर की तरफ बढ़ाया और तैयारा शिकन गन्स की गोलियों की बौछार में हता अल-इम्कान तैयारे को हदफ के नजदीक से नजदीक ले जाने की कोशिश करने लगा। इस दौरान तैयारा एक के बाद देखे 3-4 तैयारा शिकन गोलियों का निशाना बना। अपनी आखिरी हद तक गोता लगाने के बाद जॉर्ज ने बम गिरा दिए, जो कि पहली मर्तबा टावर के इतने नजदीक गिरे कि टावर को इस बमबारी से नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा और वो आउट ऑफ एक्शन हो गया। लेकिन जॉर्ज को इस खतरनाक गोता जनी की भारी कीमत चुकाना पड़ी थी। कई तैयारा शिकन गोलियों का निशाना बनने के बाद अब इसके तैयारे में आग लग चुकी थी। वो किसी भी लम्हे धमाके से फट सकता था, जमीन बोस हो सकता था। जॉर्ज ने तैयारे का रुख फौरन जजीरे से बाहर समंदर की तरफ मोड़ दिया। वो समंदर में पहुंचकर इजेक्ट करना चाहता था और इस बात को यकीनी बना रहा था कि इजेक्ट करने से कबल जजीरे से ज्यादा दूर जा चुका हो, क्योंकि वो जानता था कि ऐसे किसी भी मामले में जापानी फौज समंदर में नजदीक इजेक्ट करने वालों को जाकर समंदर में ही गिरफ्तार कर लिया करती थी और वो किसी कीमत पर भी जिंदा जापानियों के हत्थे नहीं लगना चाहता था। तबाह होता तैयारा अब तेजी से नीचे की जानिब जाता जा रहा था और समंदर बुर्द होने से कबल उन तीनों का एजकेट कर जाना जरूरी था। और फिर जॉर्ज ने इजेक्ट कर दिया। पैराशूट की मदद से समंदर में उतरने के बाद उसने खुद को पैराशूट से निजात दिलाई। इसने देखा कि कुछ फासले पर तैयारे का लाइफ राफ्ट समंदर में तीर रहा है, जो कि इसके साथियों में से किसी ने एजकेट करने से कबल खुद ही तैयारे से गिरा दिया था ताकि खिले समंदर में वो डूबने या सर्दी से ठिठुरने से बच जाए। राफ्ट पे चढ़ने के बाद जॉर्ज ने उधर उधर देखकर अपने दीगर 2 साथियों का पत्ता चलाने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से वो जिंदा न बच पाए थे। जॉर्ज के तैयारे के अलावा भी 3 तैयारों को मार गिराया गया था और उनके पायलट्स और अमले के दीगर अफराद भी पानी में एजकेट हुए थे।
कुछ ही देर में जॉर्ज ने दूर समंदर में कुछ बूट्स को अपनी समत में बढ़ते देखा और इसका दिल दहुल कर रह गया। वो समझ गया था कि ये जापानी हैं जो समंदर में गिराए गए तैयारों के अमले को गिरफ्तार करने के लिए आ रहे हैं। जॉर्ज अपने हाथों को चप्पू की तरह चलाकर पूरी कुव्वत से राफुट को धकेलने लगा ताकि राफुट जितना मुमकिन हो जापानियों की हदनजर्ब से बाहर जा सके। लेकिन हाथों से चलाए जा रहे राफुट और मोटर बूट्स की रफ्तार का क्या मुवाजना। फासला हर सेकंड के साथ तेजी से कम होता जा रहा था। लेकिन फिर अचानक फिजा में तैयारों की गरज और फिर कान फाड़ देने वाली गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजी। ये ताज़ा दम अमरीकी तैयारे थे जो अपनी मशीन गन्स की मदद से जापानी जंगी कश्तियों को निशाना बना रहे थे। जल्द ही बच्ची खिंची जापानी कश्तियां तेजी से वापस जजीरे की तरफ भाग रही थीं। जॉर्ज की जान बच गई, लेकिन उसे इस बात की कोई तस्दीक न थी कि आया उन तैयारों पर किसी ने समंदर में उसका राफुट देखा भी था या नहीं। अगर किसी ने इसे नहीं देखा तो गोया कोई इसे बचाने नहीं आएगा। जॉर्ज फिर से हाथों की मदद से राफुट को धकेलने लगा ताकि जजीरे से ज्यादा दूर जा सके। शाम तक इसके बाजू बुरी तरह से शल हो चुके थे। इसका जिस्म दर्द करने लगा था और उसके असाब टूटने को थे। लेकिन दूर दूर तक किसी अमरीकी कुश्ती का कोई नामो निशान तक न था। फिर अचानक इसे अपने नजदीक पानी में हलचल महसूस हुई। उसने देखा कि पानी से कोई चीज बाहर निकल रही है। ये एक पेरिस्कोप था। और फिर जब वो आबदोज समंदर की सतह पर उभरी तो ये देख के जॉर्ज फिर से जी उठा कि वो एक अमरीकी आबदोज थी। जॉर्ज को राफुट से आबदोज में पहुंचा दिया गया और उसकी जान बच गई। गोया ये कहानी एक खुशकुन तरीके से अंजाम पजीर हो गई। लेकिन पानी में कूदने वाले बाकी पायलट्स व अमले के दीगर अफराद इतने खुशकिस्मत न थे। इनमें से 8 अमरीकियों को जापानियों ने गिरफ्तार कर लिया और अपने साथ उन बूट्स पर वापस शीशी जमा ले गए। इनके नाम विलहोफ, ग्रेडी, जेम्स, फराजर, मार्वेल, फ्लाइड और अर्ल थे। उन्हें लाकर जजीरे में वाक़े जंगी कैद खाने में डाल दिया गया। इसके बाद जो कुछ हुआ वो इतना भयानक था कि अमरीकी हुकूमत ने ये राज 2004 तक पूरी दुनिया से छुपाए रखा। अपने कीमती और अहम तरीन कम्युनिकेशन टावर्स की तबाही पर जापानी गुस्से, नफरत और इंतकाम की आग में जल भुन रहे थे और उनका अफसर था लेफ्टिनेंट जनरल योशियो टेचिबेना। यह दरिंदा सिफत शख्स एक नफ्सियाती मरीज था और जो पहले ही कैदियों पर बदतरीन और वहशियाना तशद्दुद के मामले में बदनाम था। और उस वाक़े के बाद तो इसका गुस्सा आसमान को छू रहा था। इसने अपने सिपाहियों को एक कैदी को इस हद तक मारने पीटने का हुक्म दिया कि वो करीब अलमर्ग हो जाए और फिर इसका सर कलम करने के बाद इसे पकाने का हुक्म दिया और उसका गोश्त खुद खाने के अलावा अपने सिपाहियों को भी खिलाया। दीगर 3 कैदियों पर जिंदा हालत में संगीन अंदाजी करने के बाद उन्हीं पकाकर खाया गया। यहाँ तक कि आखिरी 4 कैदियों पर तो इससे भी भयानक जुल्म किया गया। उन्हें जिंदा रखकर उनके आज़ा को काट कर पका लिया जाता था और काट कर बिछ कर दी जाती थी ताकि खून बहने से वो ना मर जाएं। यहाँ तक कि आखिरी हद तक जिंदा हालत में रखकर ऐसा सलूक करने के बाद ही उन्हें ख़त्म किया जाता था। ये सब दरिंदगी और आदमखोरी 1 माह से भी ज्यादा अरसा जारी रही। हर सिपाही का कत्ल, पकवाई और इसे खाने का काम उसके दीगर जिंदा साथियों की नजरों के सामने किया जाता था। जंग जीते के बाद जब अमरीकियों को इस भयानक वाक़ये का इल्म हुआ और उन्होंने शीशी जमा में गिरफ्तार जापानियों की निशानदेही पर खुदाई करके अपने साथियों की हड्डियां बरामद की तो उन पर सख्ता तारी हो गया। हुकूमत ने सख्ती से इस खबर को छुपाए रखने के अहकाम दिए और 2004 से कबल ये सानिहा दुनिया की नजरों से ओझल रहा। अंजामकार जनरल योशियो टेचिबेना और उसके सभी साथियों को इस दरिंदगी और दीगर जंगी जराइम के एवज 24 सितंबर 1947 को गोवा में तख्तादार पे लटका दिया गया और इस सानिहा में जिंदा बचने वाला वाहिद खुशकिस्मत पायलट जॉर्ज H.W. बुश